दोस्तों, एक बड़ी मुस्कान और दिल में ढेर सारी खुशी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए शो में, जिसका नाम है द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। 14 साल बाद टीवी पर वापसी करने की खुशी में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कहूंगा कि बहुत मजा आने वाला है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस शो के नाम के पीछे कुछ भी हो सकता है क्यों है। वो इसलिए क्योंकि यह शो आशाओं का प्रतीक है, करुणा की परिभाषा है और अच्छाई व सच्चाई की विचारधारा पर आधारित है। यहां आने वाली हर दिग्गज हस्ती दरअसल मेरे गेस्ट नहीं, मेरे दोस्त हैं। वो दोस्त हैं जिनके साथ मैंने अपने करियर के 30 साल गुजारे हैं। उनसे जो बातें होंगी वो गॉसिप नहीं, स्क्रिप्टेड या सुपरफिशियल नहीं होंगी। यहां कही गई हर एक बात उनके दिल से निकलेगी और आपके दिलों को छुएगी। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जी हां, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर धोती पहन एक साधारण वकील महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें आजादी दिला सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। रोज 10 किलोमीटर पैदल चलकर शिक्षा पाने वाला एक गरीब लड़का लाल बहादुर शास्त्री अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक छोटे से शहर के मामूली क्लर्क का बेटा अनुपम खेर सिनेमा जगत में एक नाम बना सकता है, तो वाकई ही कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, हम सपनों की दुनिया में जीते हैं। हर कोई आशा करता है कि उसका जीवन सफल हो और वो उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी वो कल्पना करता है। और मैं कुछ अलग नहीं हूं। मेरा सपना था कि मैं एक अभिनेता बनूं और उस सपने की शुरुआत इसी रंगमंच से हुई। इसीलिए आज इस शो के द्वारा मैं रंगमंच की कलाभूमि को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सपने पूरे होते हैं दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है कि अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाग जाओ। कहते हैं ड्रीम्स आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिजायर्स। मतलब सपने आपकी इच्छाओं का एक अक्स है, लेकिन आंख खुलते ही आपके सामने वो शक्ति आ जाती है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और ये शक्ति ऊपर वाले ने सबको बराबर दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुट्ठी भर लोग ही इस बात को समझ पाते हैं और बाकी निराशाजनक जिंदगी बिताते हैं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों का लाइफ में नजरिया बहुत निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक हो गया है। धीरे धीरे हमें अच्छाइयां दिखने बंद हो जाती हैं। हम हर चीज में बुराई ढूंढते हैं। एक खूबसूरत सफेद दीवार पर अगर कोने में काला दाग हो, तो हमें वो दाग दिखेगा, सफेद रंग नहीं। याद रखिए कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, लेकिन एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। और फिर है ना हमारी फिलॉसफी, लाइफ में दोस्तों, आज जो हस्ती यहां आई है वो एक मिसाल है कामयाबी की। उनकी उपलब्धियां देश विदेश में सबके लिए एक अनमोल प्रेरणा है। अपने हर सपने को सच कर दिखाया है इस भाग्यशाली व्यक्ति ने। मेहनत, लगन, दृढ़ता, करुणा और विश्वास जैसी विशेषताएं जितनी इस शख्स में है, शायद ही किसी में है। आशावादी व्यक्तित्व की संपूर्ण परिभाषा, हिंदी फिल्मों का बेताज बादशाह, प्लीज वेलकम किंग खान शाहरुख खान। लेकिन आपकी जब मैंने हिंदी सुनी बैक स्टेज से, तो मैं डर गया। क्यों? क्यों? व्यक्तित्व, अस्तित्व एंड परिवर्तन। अरे सब संपूर्ण भाषा में आप बात कर लेते हो। संपूर्ण भाषा में, ओके। अच्छा, ऐसी कोई बात तो है नहीं जो मैं आपके बारे में जानता नहीं? बहुत सारी बातें हैं शायद। मेरे पास भी 2-4 बातें ऐसी हैं जो मैं बताना नहीं चाहूंगा, जो आपके बारे में मैं जानता हूं। तो बी केयरफुल व्हाट यू आस्क। हम लोगों ने बहुत, एक्चुअली मेरे सबसे ज्यादा को एक्टर रहे हैं वो अनुपम ही रहे हैं। एक्चुअली मैं काउंट कर रहा था। और कभी भी विलन का रोल आपने मेरे साथ नहीं किया। नहीं, मैं आपके साथ, मेरे विलन के जज्बात जागते ही नहीं। तो मेरे हमेशा बाप रहे हैं। और मैं आज सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि जो फिल्मों में सबसे ज्यादा मेरे बाप का रोल प्ले किया है वो इंडिया के सबसे बड़े विलन थे। तो ऐसा क्या सोच के लोगों ने बार बार मेरे को आपको मेरा बाप बनाया है? बिकॉज आप मेरे अंदर प्यार की भावना जगाते हैं और मैं आपके अंदर आदर की भावना जगाता हूं। ओहो, थैंक यू वेरी मच डैडी। कूल कूल कूल। एब्सोल्युटली, मेरा बेटा फूल फूल फूल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शाहरुख, एक तो आप मत करो, मुझे तुम ही करो। मैं आपसे ही बात कर सकता हूं। अच्छा चलो ठीक। आप बोल के आप अपने मन में तुम समझ लेना। ओके, मैं समझ लिया। मैं आप किसी अब्दुल रहमान नाम के इंसान को जानते हैं?
मैं जानता किसी को नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो नानी थी, हम उन्हें पिशी बोलते थे, और उन्होंने मेरा नाम बचपन में अब्दुल रहमान रखा था। आपको इस मेरे सवाल से हैरानी हुई हाँ, मुझे काफी हैरानी हुई क्योंकि कि बहुत कम आपका लोग। असली नाम आपकी नानी ने अब्दुल रहमान रखा था? हाँ, मतलब कहीं रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन वो चाहती थी कि मेरा नाम अब्दुल रहमान रहे। और तो मुझे अजीब सा लगा। अभी आप सोचो, बाजीगर स्टारिंग अब्दुल रहमान इन एन एज, कोई जमता नहीं कुछ। शाहरुख खान इन एन एज बाजीगर बेटर साउंड करता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख खान किसने रखा था फिर आपका नाम? चेंज कैसे हुआ? मेरे फादर ने रखा, मेरे पिताजी ने। उन्होंने मेरी बहन का नाम लाला रुख, जो बहुत बड़ी पोयम पे बेस्ड है, एब्सोल्युटली। और उनके पास एक घोड़ी थी, उसका नाम भी लाला रुख था। वो घोड़े कलेक्ट करते थे तब। तो उन्हें ऐसा लगा उनका नाम लाला रुख होना चाहिए और मेरा शाहरुख, विच मीन्स प्रिंस लाइक फेस। तो मैं मजाक से बोलता हूँ प्रिंस चार्ल्स लाइक फेस, क्योंकि नाक मेरी बड़ी है। नहीं, आपका चेहरा तो राजकुमार जैसा है, बिल्कुल। बट मेरी नानी ने अब्दुल रहमान रखा था। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरी जो कजन्स हैं वो छेड़ते भी थे, गाना गाते थे कि जब तेरी शादी होगी तो हम ये गाना गाएंगे, अब्दुल रहमान की मैं अब्दुल रहमनिया। कोई पुराना गाना था। सो आई एम ग्लैड, बट हैविंग सेड दैट, जितने भी लोगों का नाम अब्दुल रहमान है, बहुत अच्छा नाम है। और वो अपना नाम शाहरुख खान रख ले, नहीं, तो अब्दुल उनकी रहमान ही लाइफ रहने में दीजिए। कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शाहरुख खान एक ही रहने दो तो बेहतर है यार। एक ही है? हाँ, ऐसे रखते हैं, एक ही रखते हैं। अनुपम खेर भी एक ही है? बस देयर इज नो अदर वन कॉल्ड अनुपम खेर एंड शाहरुख खान, बस। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, और ये तो हर छोटे बच्चे का ख्याल होता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, ऐसा था या जज्बा था पूरा? नहीं, मुझे बहुत दिल था। और एक्चुअली मैं एक आर्मी स्कूल के अंदर मैंने एडमिशन भी ले लिया था। और मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, स्पेशली हॉकी, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स। तो ऐसा लगता था कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, आर्मी स्कूल्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है खेलने की। तो मैंने उसमें एक माउंट आबू में था स्कूल और एक कोलकाता के पास। तो आई थिंक मैंने एडमिशन भी लिया था, लेकिन फिर वो ऐसा उन्होंने बोला कि बाल काटने पड़ेंगे बहुत। तो मैं छोटे बालों से बहुत, आपको ये तकलीफ नहीं है मुझे। आपका मतलब क्या है? नहीं, आपका मतलब क्या? आपने अपनी आपने choice- बालों का रीजन दिया आर्मी ना ज्वाइन करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, लोग उसको कंट्रोवर्सी बना देंगे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो दिल का शो है। आई थिंक माय मदर, उन्होंने भेज दिया। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि मैं एक ही पहला ही लड़का हूँ पूरी फैमिली में, इंडिया में। बाकी सब लड़कियां थी। सो दे जस्ट फेल्ट कि पहला लड़का है, आर्मी में चला जाएगा। आई थिंक ऑल द आंटीज, आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय वुमेन। मुझे सब नानी, माँ, मासियाँ, बहन, तो मैं सिर्फ लड़कियों में ही पला बड़ा हूँ। सो आई थिंक उन सबका दिल ऐसा हो गया कि अरे आर्मी में चला जाएगा। उनको ऐसा फीलिंग आता है ना, ऐसा ड्रामेटिक हो गया कि वॉर फ्रंट पे चला जाएगा और लड़ाई कर रहा होगा। सो आई थिंक कुछ 1-1.5 महीने बाद मेरी माँ ने डिसाइड किया कि नहीं, तुम आर्मी मत ज्वाइन करो, आर्मी स्कूल मत ज्वाइन करो। मैं आर्मी नहीं कर रहा था, आर्मी स्कूल ज्वाइन कर रहा था। और यहीं दिल्ली में रहा हमारे पास। और मेरी टिल द एज ऑफ 5 साल की उम्र तक या 6 साल की उम्र तक, क्योंकि हमारी माँ की फैमिली में कोई लड़का नहीं था, तो मुझे मेरी नानी ने अडॉप्ट कर लिया था। तभी नाम अब्दुल रहमान रखा था। तो मेरी माँ को तब ऐसा बड़ा दिल था, उन्होंने कहा हाँ हम और कर लेंगे, ये रख लो। बट आई थिंक 5-6 साल में बैंगलोर में रहा, बैंगलोर में। और फिर आई थिंक मेरी माँ का दिल चेंज हो गया, उन्होंने कहा वापस करो मेरा लड़का, दूसरा वाला हो नहीं रहा हमसे। तो आई थिंक वापस ले आए मुझको। एंड बट मेरे साथ सबका बहुत लगाव है, जितनी भी औरतें हैं हमारी फैमिली में, बहुत औरतें हैं माशाल्लाह, तो वो सबका बहुत लगाव है। एंड आई थिंक उन सबका दिल ऐसा आ गया कि नहीं आर्मी मत करो, इसको पढ़ लिख के इंजीनियर बनाओ। तो उनकी तमन्ना पूरी होगी, मैं इंजीनियर बन गया। क्या बन गए? इंजीनियर बन गया मैं। इंजीनियर बन गए आप। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, क्योंकि मैं 15 साल की उम्र का था जब उनकी फौत हो गई। तो ऐसा कभी हमको मौका नहीं मिला कि वो बताएं क्या बनूं। लेकिन 1-2 बातें बोलते थे जो मैं अभी तक याद रखता हूं कि यार जिस चीज़ में दिली खुशी हो वो बनना। और एक बात और बोलते थे कि वो, मैं उनको बहुत बहुत करीब था, मैं उनके मेरे दोस्त जैसे थे। तो हमेशा बोलते थे यार काम करना, और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो अगर ना दिल जाए तो मत करना। वो बड़े पोएटिक से थे। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि कुछ बनना, एक्सेप्ट वो कहते थे हॉकी जरूर खेलना, हमारा नेशनल स्पोर्ट है। वो खुद खेलते थे, तो आई लर्न अ बिट ऑफ हॉकी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सिर्फ उनको यह था कि स्पोर्ट्स जरूर करना, और उसके बाद जो दिल में आए वो करते क्या थे? कमाल करते थे। नहीं, वो पहले वो लॉयर थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, उनको लगा वो ठीक नहीं है। इंडिया के शायद, जहाँ तक मुझको मेरी मालूमात है, यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं
ताम्रपत्र मिला हुआ है उन्हें, और 14 या 15 साल की उम्र में जेल में भी गए थे फ्रीडम स्ट्रगल में। आई थिंक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़ा था, हार भी गए थे। और उसके बाद वो बहुत बड़ा उन्होंने एक बिजनेस किया, कारोबार किया फर्नीचर का, वो फेल हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन का, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट का, वो फेल हो गया। फिर आखिर में फ्रीडम फाइटर्स को एक छोटी सी कियोस्क दी जाती थी विलिंगडन हॉस्पिटल के पीछे दिल्ली में, छोटा सा। कहाँ पे? तो विलिंगडन हॉस्पिटल दिल्ली में। हाँ। तो वो छोटे से कियोस्क में चाय बनाकर बेचते थे, और वो MA LL भी थे, बहुत पढ़े लिखे थे। और मैं जो कुछ भी हूँ उनसे ही सीखा हूँ। और उन्होंने ना पॉलिटिक्स ज्वाइन की, ना कोई फ़ायदा उठाया अपने फ्रीडम फाइटर होने का, बहुत ऑनेस्ट थे। और आखिर दिनों में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसकी मेस भी चलाते थे। मैं आपको पूछने वाला था कि मुझे जब पता लगा कि आपके वालिद, आपके फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे या मेस चलाते थे, तो आई वाज वेरी सरप्राइज, बिकॉज आई थिंक मैंने ज्वाइन किया 75-78 से, और वो 74 तक वहां पर थे जी। और आप ये सारे एक्टर्स को वहां मिलते रहते थे। एक्चुअली कुछ अजीब सा रीज़न है कि मैं एक्टर बन गया। मुझे लगता नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, या ऐसी कोई सोच नहीं थी, फैमिली में कोई नहीं था कि एक्टिंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे। मैं सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था, जो गोल मार्केट में था, और मैं मॉडर्न स्कूल में 12 खंबा रोड में अपनी बहन को लेने आता था। उनका स्कूल 3:30-4 बजे ख़त्म होता था। तो वो वक्फा जो था 1 बजे से 4 बजे, मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता था। तो मैं एक्चुअली जिन जिन लोगों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ, वो इस देश के सबसे महान एक्टर्स में से हैं। रोहिणी हट्टंगडी जी, राजेश विवेक साहब, सुरेखा सीकरी जी, राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रघुवीर यादव। My God, these are all names of my seniors. या और मैं इन सबके साथ मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अभी अजीब लगता है कहते हुए, बट राज बब्बर साहब को बब्बर अंकल कहता था। तो उन सबके साथ मैं बड़ा हुआ। और अलकाजी साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, हमारे गुरु जी। सूरज का 7वां घोड़ा, उनकी गोद में बैठ के मैं देखता था, और वो मुझे बताते रहते थे कि तो आप एक्टर कैसे नहीं बनते? आप क्या बोलते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था? लेकिन वही पुराना किला में जाके हम बैठ के देखते रहते थे। अलकाजी साहब साथ में बिठाते थे और कहते थे देखो, और उसमें अंडर स्टडीज होती थी, कभी अजीत वच्छानी साहब, कभी बब्बर साहब, डबल कास्टिंग होती थी। तो मुझे अभी भी याद है सारे डायलॉग्स। रजिया सुल्तान के एक सुल्ताना का एक डायलॉग था, ये दुरुस्त है कि मैं गुलाम हूँ मिट्टी सा सिया, जिसे कदमों के नीचे रौंद दिया गया हो, लेकिन हमें ये एक सा रुतबा देता है। खुदा की नज़र में हम एक हैं, खुदा हमें खून और रंग से नहीं, अमल से परखता है। वाह।